हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो कि आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। और साथ में ही ये जो हमारी वीडियो है एकेडमिक सेशन 2025-26 के हिसाब से बनाई गई है। और मैं चाहूँगा इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊँ, और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ आएगा, है ना। क्योंकि आप थोड़ी देर देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को। और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, और एक ही इस पूरी वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ साउथ एशिया। तो देखिए, इस चैप्टर के हिसाब से साउथ एशिया का जो अर्थ है उसके अंदर कुछ ही कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर 7 कंट्री आप देख रहे हैं यही साउथ एशिया का पार्ट है। यानी कि साउथ एशिया को अगर आप देखें तो यहाँ पर और भी आपको बहुत सारी कंट्री देखने को मिलेगी, जैसे कि चाइना देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। बट इस चैप्टर में NCERT के हिसाब से सिर्फ इन्हीं 7 कंट्री का जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे साउथ एशिया की कंट्री के बारे में पूछे तो केवल आप यही कंट्री लिखें, यानी कि चाइना जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, ना ही अफगानिस्तान हिस्सा है। ओके, चलिए अगर हम इसके ज्योग्राफी को देखें तो देखिए, अगर आप इस साउथ एशिया के मैप को देखेंगे तो आपको नॉर्थ में हिमालय दिखाई देगा, और अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा भाई, तो वहाँ पर इंडियन ओशन दिखाई देगा। डाइवर्सिटी की बात करें कि यहाँ की विविधता की, तो यहाँ का जो कल्चर है, जो सोशल लाइफ है बेसिकली, वो आपस में बहुत सारी, यहाँ पर जो कंट्री है 7 कंट्री, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। लेकिन इनका जो आसपास का जो वातावरण हो गया, तापमान हो गया, वेदर होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता है। और पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका ये 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पर शुरू से लेकर के अब तक यहां पर डेमोक्रेसी है। बीच में श्रीलंका में थोड़ी बहुत दिक्कतें वगैरह आई थी, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी ही रही। इंडिया में भी एक समय को हुआ था ऐसा कि कुछ दिक्कत हो सकती थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इंडिया और श्रीलंका ये 2 कंट्री ऐसी हैं जहां पर शुरू से ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भाई कभी मिलिट्री का रूल चल रहा होता है, तो कभी यहाँ पर सिविलियन रूल चल रहा होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल चल रहा होता है। अभी अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कहानी आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर क्या क्या होता रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा नेपाल और भूटान की। तो नेपाल और भूटान जो 2 देश आप देख रहे हैं, ये शुरुआत में क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जो मोनार्की कंट्री जिनको हम कहते हैं, जहाँ पर राजतंत्र का शासन होता है, वो कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, और यहाँ पर जो मोनार्कीइज्म है उसको हटा करके यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। ओके, तो ये हो गया भाई थोड़ा सा साउथ एशिया का इंट्रो। अब हम एक एक करके बारीकी से इन सभी देशों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले इस मैप को आप देख लीजिए। ये आपको साउथ एशिया का मैप दिख रहा होगा, जिसमें आपको इंडिया दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, ठीक है, भूटान है, और साथ में ही श्रीलंका है। ओके, इससे ज़्यादा कंट्री आपको नहीं लिखनी, केवल और केवल 7 कंट्री के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ना 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, और उसमें चाइना भी ऑप्शन होता है। और बहुत सारे बच्चे चाइना को टिक नहीं करते हैं, वो किसी और कंट्री को कर देते हैं कि ये हिस्सा नहीं है, बट चाइना इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ अ साउथ एशिया। ओके, चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान का। अब देखिए पाकिस्तान की कहानी क्या है। पाकिस्तान में 2 ही कहानियां हैं कि भाई यहाँ तो या तो मिलिट्री रूल चलता है या तो डेमोक्रेटिक रूल चलता है। तो डेमोक्रेटिक जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा कम चलता है, मिलिट्री रूल बहुत ही ज़्यादा चलता है। यहाँ पर शुरुआत में बहुत बार ऐसा देखा गया कि भाई जो मिलिट्री टेक ओवर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखे गए, जैसे कि जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ का आपने नाम सुना भी होगा, शायद आपने ना सुना हो क्योंकि आप अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसीलिए। खैर, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी जो थे, इन्होंने भी एक तरीके से मिलिट्री टेक ओवर ही किया था, यानी कि यहाँ की एक चुनी हुई सरकार के घर पर भाई ये लेके चले गए आर्मी की फौज, और उनको बोला भाई कि तुम रिज़ाइन करो, मैं यहाँ का राष्ट्रपति बनूंगा। तो ऐसा पाकिस्तान में देखा ही जाता है। और कारण क्या है इसका, यानी कि डेमोक्रेसी को चैलेंज कौन सी चीज़ें करती है। एक तो मिलिट्री करती है, मिलिट्री कहती है भाई कि ये जो डेमोक्रेसी है, जो नेता हैं, ये ठीक तरीके से हमारे देश को नहीं चला रहे हैं, और इसीलिए भाई हमें इसको चलाना चाहिए। साथ में जो है कि अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मिलिट्री रूल ही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या होता है कि पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। और साथ में ही यहाँ पर उतने एक तरीके से होते हैं ना, जो पावरफुल लीडर्स हो गए या फिर फेमस लीडर्स हो गए, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। जैसे कि मान लो भारत है, भारत में आप देखते हो कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वहाँ पर
डेमोक्रेसी रहती है। लेकिन वही पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। और साथ में ही क्या होता है कि ये जो देश आप देखते हैं पाकिस्तान, यहाँ पर बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि मान लीजिए जो यूएसए है, यानी कि अमेरिका भी एक तरीके से यहाँ पर मिलिट्री रूल को ही एक तरीके से सपोर्ट करता है अपने फायदे के लिए। ओके, और अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ तो पाकिस्तान में अभी सिविलियन रूल ही है 2008 से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चैलेंज देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जो इमरान खान है, इमरान खान अभी प्रधानमंत्री बने हुए थे, कहाँ के? पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इनको भी बीच में जेल डाल दिया गया और वहाँ पर फिर ऐसा देखा गया कि यहाँ पर भाई मिलिट्री की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वहाँ पर जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, अभी वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में चलता ही रहता है। फिलहाल 2008 के बाद से ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान में एक तरीके से डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से रूल कर रही है। अब चलिए मैं आपको इस चीज़ को एक बहुत बढ़िया टेबल से समझाता हूँ कि यहाँ पर होता क्या रहता है। तो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ 58 से लेकर के 71 तक की, तो यहाँ पर दो आपको जनरल दिखाई दे रहे होंगे, जनरल अयूब खान और जनरल यहिया खान। तो ये शुरुआत में एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को संभाला, क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल था और इसीलिए यहाँ पर जो मिलिट्री रूल था वो चला। और एक तरीके से अगर हम फर्स्ट मिलिट्री रूलर कहें पाकिस्तान के तो वो थे भाई जनरल अयूब खान। उसके बाद कौन बने? जनरल यहिया खान, जो कि 71 तक थे, जबकि बांग्लादेश क्राइसिस था। बांग्लादेश क्राइसिस अभी समझाऊंगा मैं कि क्या था। 71 के बाद से यहाँ पर पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पहली बार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चली। 77 के टाइम पर जनरल जियाउल हक ने क्या किया भाई, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से मार्शल लॉ, यहाँ पर मतलब राष्ट्रपति ने ही मार्शल लॉ लागू कर दिया होगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि जनरल जियाउल हक ने एक तरीके से यहाँ पर देश को संभाला। लेकिन 88 के बाद से फिर क्या हुआ, यहाँ पर डेमोक्रेसी आई और 88 से लेकर के बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो फिर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ को भी एक तरीके से इनका जो सेकेंड टर्म जब चल रहा था, इसी समय क्या होता है भाई कि इनके घर पर वही जो आर्मी की फ़ौज थी, उस टाइम जो आर्मी के जनरल हुआ करते थे वो परवेज़ मुशर्रफ थे और वो उनके घर लेकर पहुँच जाते हैं भाई गोले बारूद और वो जो टैंक वगैरह होता है ना, नवाज शरीफ के घर पहुंचते हैं। और ये रियल स्टोरी है, आप देख सकते हैं अगर मतलब सर्च करके यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे रात भर में नवाज शरीफ के घर पर सेना का टैंक वगैरह पहुंचता है और इनसे रिज़ाइन करवाता है और नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ता है। और फाइनली यहाँ पर एक कूप होता है। कूप का मतलब होता है भाई तख्ता पलट। जब सेना तख्ता पलट करती है तो उसको हम कूप कहते हैं। ओके, और नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को जनरल परवेज मुशर्रफ हटा देते हैं और 99 से लेकर के 2008 तक एक तरीके से ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। बाद में यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर फिर से डेमोक्रेसी आती है और 2008 के बाद से यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना है वो हो जाती है। तो ठीक इस प्रकार से 1958 से लेकर के 2008 तक इतनी मशक्क़त के बाद पाकिस्तान में यहाँ पर क्या आ पाया भाई, लोकतंत्र आ पाया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब देखिए भाई, पाकिस्तान की तो कहानी आपको मैंने बता ही दी। अभी पाकिस्तान की एक कहानी में यहाँ पर एक मोड़ आया था जो कि 71, जो कि आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला पैरा, 1969 से लेकर के 71 तक में बांग्लादेश क्राइसिस। तो यही कहानी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो वो अब हम जानेंगे भाई। अगला टॉपिक आपका है बांग्लादेश। तो अब देखते हैं बांग्लादेश की कहानी। तो देखिए बांग्लादेश की कहानी अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं और वो 2 टॉपिक्स कौन कौन से भाई कि एक तो बांग्लादेश बना कैसे और दूसरा यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे आई। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश की बनने की कहानी आप सभी को पता ही होगा कि पहले जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र था। ठीक है, लेकिन जब भारत जब आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो ठीक उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को 1947 में ही पाकिस्तान आज़ाद होता है। और जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाले माउंट बेंटन थे, लॉर्ड माउंट बेंटन, वो कहते हैं कि भाई धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा किया जाएगा। और धर्म के आधार पर 2 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ऐसा देखा गया कि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इसीलिए तय किया गया भाई कि 2 पाकिस्तान बनेंगे। मतलब पाकिस्तान एक ही होगा, बस 2 अलग अलग क्षेत्र होंगे। तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उस भारत के मैप में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ राइट हैंड साइड में यानी कि जो आपका ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर बांग्लादेश दिखाई देगा और जो वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर पाकिस्तान दिखाई देगा। तो शुरुआत में ये जो दोनों देश थे वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से चल रहे थे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बांग्लादेश बना कैसे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी कैसे आई। ठीक है, तो 47 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान नामक 2 देश बनते हैं। 2 देश नहीं, एक ही देश बनता है, बस 2 उसके पार्ट बनते हैं। यानी कि एक कंट्री 2 पार्ट और उनके बीच का डिस्टेंस कितना भाई, 1600 किलोमीटर। अगर आप भारत के बीच की तो बात करेंगे ना। 1952 में क्या होता है भाई कि यहाँ पर जो बंगाली पीपल्स होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो आपका है वहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं और जो पाकिस्तान वाला इलाका आप देखते हैं जो वेस्ट पाकिस्तान है
वहाँ पर उर्दू भाषा बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बंगाली लोगों को बोला गया भाई कि आप बंगाली ना बोल करके उर्दू कल्चर को अपनाओ, क्योंकि यहाँ पर भले ही दो अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बटा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस कह लीजिए, फिर जो सबसे ज़्यादा पावर आप कह लीजिए, वो वेस्ट पाकिस्तान के पास था। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को कौन चला रहा था? वेस्ट पाकिस्तान ही चला रहा था ज़्यादा, वहाँ पर उसी के लीडर थे। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पर लोगों को बोला गया भाई कि आप अपनी संस्कृति हटाओ और उर्दू कल्चर को अपनाओ। ठीक है, तो यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हुए 66 के समय में शेख मुजीब, और उन्होंने ही एक तरीके से यहाँ के क्षेत्र के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करी। और 70 में बात चली भाई कि ठीक है चलो हम यहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। और इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान को लगा कि हम जीत जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, हम ही रूल करेंगे फिर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो सीटें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, ज़्यादा क्या मतलब हाफ ऑफ द मार्क जो क्रॉस करेगा वो एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को रूल करेगा। अब हुआ क्या कि जो वेस्ट पाकिस्तान आप देखते हैं ना, उस वेस्ट पाकिस्तान के जो नेता थे उनके पास सीटें आई नहीं, और जो ईस्ट पाकिस्तान का जो नेता था कौन, शेख मुजीब रहमान, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीटें जीत ली, मतलब 160 प्लस सीटें जीत ली, और 160 प्लस ही चाहिए था दोनों देशों को चलाने की गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, लेकिन शेख मुजीब को प्रधानमंत्री ना बना करके भाई पाकिस्तान ने, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब भाई जब गिरफ्तार कर लिया तो 71 में बहुत बड़े स्तर पर मैसेकर स्टार्ट हुए, क्योंकि लोगों ने अपने नेता को बचाने के लिए आंदोलन करना स्टार्ट किया। और वहां से जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां का वो जो जनरल था, जनरल मैंने अभी आपको एक बताया था, जो जनरल याहिया खान था, उन्होंने क्या किया भाई कि यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट, और जितने भी बंगाली थे सबको ढूंढ ढूंढ के फुल मतलब कत्लेआम किया। रजाकार आर्मी भी इसमें शरीक हुई और बहुत ही लोगों को मारा गया कि जितने भी बंगाली लोग हैं सबको मारो। और पूरे के पूरे जो ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्तर पर हत्याकांड होना स्टार्ट हुए। अप्रैल से दिसंबर का एक टाइम ऐसा था जिस समय भारत में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थे, कम से कम 1 करोड़ रिफ्यूजीज जो थे वो भारत की तरफ भागना स्टार्ट हुए। और 71 में भारत की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने बोला भाई कि ठीक है हम जो हैं ईस्ट पाकिस्तान की सहायता करेंगे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो अभी बांग्लादेश है, हम उसकी सहायता करेंगे। और एक तरीके सहायता करने की बात कही। इसी बीच में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है भारत पर पहले अटैक कर देता है। मतलब यहाँ पर युद्ध होने तो वाला था, लेकिन अटैक कौन करने वाला था ये कुछ पता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले अटैक किया और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत के जवाब देने से क्या हुआ भाई कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो सरेंडर पर आ गई। और फाइनली इंदिरा गांधी के पास फ़ोन जाता है हमारे आर्मी जनरल का, और वो कहते हैं कि मुबारक हो मैडम, एक नया देश पैदा हुआ है जिसका नाम है बांग्लादेश। और इस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने, आप ये समझिए कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी क्या मतलब जो हमारी आर्मी थी उस समय, जिनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिली हुई थी। और इस तरीके से आप ये समझिए कि बांग्लादेश का एक तरीके से जन्म हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि बांग्लादेश का जन्म हो गया है ना, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक समझ आ गया कि भाई बांग्लादेश का जन्म, यानी कि बांग्लादेश जो है आपका एक नया देश बन गया, जो कि बना भाई आपका 1971 में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी को लेकर के कौन कौन से चैलेंजेस थे। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं भाई। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ, जब 71 में देश आज़ाद हुआ तो 71 में शुरुआत में शेख मुजीबुर रहमान ही थे, उन्हीं को एक तरीके से देश चलाने का अलाउ किया गया। तो इन्होंने शुरुआत में बढ़िया एक डेमोक्रेटिक सवर्न कंट्री, काफ़ी बढ़िया सोशलिस्ट कंट्री बनाई, अपना संविधान बनाया और बढ़िया तरीके से देश को चलाने लगे। लेकिन 75 तक आते आते इन्होंने क्या किया भाई कि अपने देश में, यानी कि बांग्लादेश में क्या किया, सिर्फ एक ही पार्टी को बोला कि भाई यही चुनाव लड़ेगी और उसका नाम केवल अवामी लीग होगा, यानी कि सिर्फ इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी पार्टी को बैन लगा दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ेगी। अब जब डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगी तो यहाँ पर भाई मिलिट्री पहुंचती है सीधा शेख मुजीब के घर, और शेख मुजीब को बोलती है भाई कि इस्तीफा दो या तो हम तुम्हें मार देंगे। तो शेख मुजीब इस्तीफा देते नहीं हैं। अब ये समझिए कि जो मिलिट्री होती है ना भाई, मिलिट्री उनके घर के सभी लोगों को मार देती है, यानी कि उनके नौकर, उनके रसोइये, जो कोई भी दिखता है, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, सबको मार देती है। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बच जाती हैं। एक का नाम आपने सुना भी होगा, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, अब वो भी नहीं है, अभी कोई और है। यहाँ पर अभी यूनुस हैं बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री। तो शेख हसीना इसलिए बच जाती हैं क्योंकि वो लंदन में होती है और साथ में उनकी बहन भी। और मिलिट्री वाले कह देते हैं उनको फ़ोन करके कि तुम्हारे घर वालों को तो हमने मार दिया, सबको मार दिया, तुम मत आ जाना वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। तो ये स्थिति बनती है 75 के टाइम पर। और फाइनली बांग्लादेश से डेमोक्रेसी चली जाती है क्योंकि शेख मुजीब ने गलती करी और गलती का खामियाजा उनको अपने जान से
भोगना पड़ा। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी को हटा करके 75 से लेकर के 81 तक मिलिट्री बैक्ड ही गवर्नमेंट चल रही होती है। लेकिन फिर जनरल जियाउर रहमान जो हैं वो चल रहे होते हैं, और 71 से 81 में जब ये अपना कार्यकाल चला रहे होते हैं प्रेसिडेंसी के रूप में, इसी बीच में इनका भी क्या होता है भाई, असैसिनेटेड कर दिया जाता है, यानी कि इनको भी मार दिया जाता है। और फाइनली 81 से 82 का टाइम एक ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि थोड़ी सी डेमोक्रेसी आती है। लेकिन फिर इसको भी जो जनरल होते हैं बांग्लादेश की आर्मी के, जनरल क्या नाम था, जनरल इरशाद, HM इरशाद नाम होता है, यानी कि हुसैन मोहम्मद इरशाद, वो आते हैं और जो जस्टिस अब्दुल सत्तार है उनकी सरकार को हटाते हैं। और 82 से 90 तक एक तरीके से पूरे देश में मार्शल लॉ लागू होता है और एक तरीके से ये देश को चला रहे होते हैं। लेकिन 90 के समय में क्या होता है कि बांग्लादेश में बहुत ही बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होते हैं और फाइनली HM इरशाद को भी रिज़ाइन देना पड़ता है। और 1990-91 में यहाँ पर इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। और 91 से लेकर के अब तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेमोक्रेसी ही है। और बीच में थोड़ी सी स्थिति खराब हुई थी, थोड़ी क्या बहुत बड़ी स्थिति खराब हुई थी भाई, जब जो शेख हसीना थी उनके घर पर हमला किया गया, शेख मुजीब की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ा गया। तो ये आपने न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, अभी की बात है, 2-3 साल नहीं, पिछले साल की ही बात है कि शेख हसीना जो यहाँ की इन्हीं की बेटी थी ना, मुजीबुर रहमान की, तो यही इनकी बेटी जब वापस आती हैं तो ये चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। और ये बहुत लंबे समय से राज कर रही होती हैं वैसे 91 के बाद से ही। लेकिन फिर 23-24 में इनको भी हटा दिया जाता है और अभी वहाँ पर यूनिस की सरकार है, लेकिन यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी वाली ही सरकार है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ और साथ में यहाँ पर बांग्लादेश में पूरे अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी कैसे आई वो हमने जान लिया। ठीक है भाई, तो बांग्लादेश वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट। ओके, चलिए अब बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक कौन सा भाई, नेपाल। तो अब हम जानेंगे भाई नेपाल के बारे में कि नेपाल में क्या कहानी। तो देखिए नेपाल की कहानी थोड़ी सी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर भाई पहले मोनार्की था, बाद में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई। तो देखिए मोनार्की सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो नेपाल जो आपका है वो एक हिंदू किंगडम है, यानी कि एक जो यहाँ पर हिंदू लोग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर रहते हैं। और यहाँ पर क्या था कि शुरुआत से यहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट वगैरह किए और फाइनली यहाँ पर राजा को झुकना पड़ा और उसने एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी को अलाउ किया। तो देखते हैं कि ये कैसे हुआ भाई। तो शुरुआत में करूंगा भाई किंग त्रिभुवन से, जो कि 51 से 55 तक जो थे उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर मोनार्की रूल को चलाया। और फिर इनके बाद जो त्रिभुवन थे इनके बाद आए भाई उनके बेटे महेंद्र, और 55 से लेकर के 72 तक इन्होंने भी एक तरीके से चलाया। इन्होंने भी कुछ चीज़ें मतलब एक तरीके से अलाउ करी, लेकिन पूरे तरीके से अभी मोनार्की रूल ही था, मतलब पंचायत सिस्टम था, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को इन्होंने हटा दिया था, क्योंकि जो त्रिभुवन थे उन्होंने थोड़ा बहुत अलाउ भी किया था। और उसके बाद आते हैं भाई किंग बीरेंद्र। किंग बीरेंद्र जब आते हैं तो इनका भी मोनार्की रूल ही है, क्योंकि राजा ही हैं, और 72 से लेकर के 2001 तक ये चलाते हैं। और ये जब चलाते हैं तो इनके शासनकाल में 1990 के समय में ही बहुत बड़े स्तर पर एक तरीके से लोगों द्वारा डेमोक्रेसी को लेकर के प्रोटेस्ट होता है और 2001 में ये मारे जाते हैं भाई। और उसके बाद आते हैं किंग दीपेंद्र, जो कि आते हैं मोनार्की रूल से ही ये भी आते हैं। तो अभी यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर अभी राजा का शासन ही चल रहा है, जो कि जून 2001 में ये बनते हैं। और ये जो मारे गए कौन, जो किंग बीरेंद्र हैं, ये मारे कैसे गए भाई, देखिए हुआ क्या था। जो किंग बीरेंद्र हैं वो किंग दीपेंद्र के पिताजी हैं। अब किंग बीरेंद्र ने क्या किया, किंग दीपेंद्र की शादी तय करी, और शादी जो तय करी उसमें जो दीपेंद्र थे उनको लड़की पसंद नहीं थी, इनको किसी और से शादी करनी थी। और इस बात के चक्कर में क्या किया भाई, किंग दीपेंद्र ने, जो कि बीरेंद्र के बेटे हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया, मतलब बंदूक उठाई, गए, सबको मार दिया। तो यहाँ पर जो लिखा ना असैसिनेटेड इन 2001, तो जो राजा का शासन जो चल रहा था एक तरीके से 72 से 2001 में जो खत्म हुआ किसका, बीरेंद्र का, उसमें जो असैसिनेटेड हुए, बीरेंद्र को किसने मारा, किंग दीपेंद्र ने मारा, वो उनके बेटे ही थे। और इन्होंने सबको मार दिया, अपने माँ बाप को, अपनी बहन भाइयों सबको मार दिया। और मारा क्यों, मैंने कहानी बताई आपको कौन सी, कि शादी जो हुई थी जो राजा ने तय करी और जो दीपेंद्र थे उनको पसंद नहीं थी लड़की, इस चक्कर में मार दिया। और जब सबको मार दिया तो इन्होंने अपने आप को भी मार दिया। तो अपने आप को जब गोली मारी तो 3 दिन तक ये जीवित थे। तो इसीलिए यहाँ पर देखो आपको दिख भी रहा होगा कि बिकेम किंग आफ्टर अ रॉयल मैसेकर बट रूल ओनली फॉर 3 days बिफोर हिज डेथ, ट्राई टू रिस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की। खैर, तो यहाँ पर किंग बीरेंद्र और किंग दीपेंद्र के बीच की ये कहानी थी। ओके, अब किंग दीपेंद्र जो है वो भी मारे गए, यानी कि बीरेंद्र के बेटे, और दीपेंद्र के बाद कोई उनका अगला वंश तो बचा नहीं। तो इनके चाचा के बेटे या फिर चाचा जो थे किंग ज्ञानेंद्र, वो आते हैं और एक तरीके से वो इसको चला रहे होते हैं। लेकिन 2008 तक बहुत ही बड़े स्तर पर पाकिस्तान में क्या होता है भाई, पीपल मूवमेंट चल रहा होता है डेमोक्रेसी को लेकर के। तो फाइनली 2008 के बाद से ऐसा होता है कि मोनार्की को फाइनली अबॉलिश किया जाता है और नेपाल को एक
फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो नेपाल आपका है, नेपाल में क्या आया, लोकतंत्र की स्थापना हो पाई। ओके, तो ये हो गया भाई आपका नेपाल, जिसमें हमने जाना कि मोनार्की से डेमोक्रेटिक रूल कैसे आया। तो अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो नेपाल बिकम अ रिपब्लिक इन 2008 एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। तो अभी आपको बीच में एक समय दिख रहा होगा कि भाई 2008 में तो ये रिपब्लिक बन गया, यानी कि गणतंत्र बन गया। रिपब्लिक का मतलब होता है भाई जब देश का जो सर्वोच्च जो नेता होता है उसको भी अगर जनता चुनती है तो उसी को रिपब्लिक कहा जाता है। जैसे कि भारत जो आपका है वो क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है ना। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है, भले ही हम उसमें चूज नहीं करते हैं, लेकिन हमने जिसको चूज करा वो लोग उसको चूज करते हैं, किसको, राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए भारत भी आपका क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नेपाल आपका है वो भी एक रिपब्लिक कंट्री ही है। और इन्होंने अपना जो संविधान है 2015 में अपना, इसका कारण क्या है कि जो नेपाल है ना, नेपाल में कम से कम 5 से 6 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर संविधान बने हैं और उसको हटाया गया, क्योंकि संविधान जो था उनका, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बढ़िया तरीके से नहीं बना। फाइनली यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया गया और अभी नेपाल जो आपका है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। और यहाँ पर अभी भी बात चल रही है, कुछ एक दल है जो कह रहा है भाई कि डेमोक्रेसी को हटाओ और फिर से यहाँ पर राजतंत्र लेकर के आओ। खैर अब लाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से हमने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। चलिए अब हम बात करेंगे भाई श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कहानी भी कुछ ऐसी है। श्रीलंका वैसे तो बहुत ही बढ़िया कंट्री है। एक समय ऐसा भी था भाई कि श्रीलंका जो था वो इंडिया से आगे था अपनी ट्रेड वगैरह में, जीडीपी वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया था श्रीलंका। लेकिन यहाँ की भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है भाई? तो दिक्कत ये है कि श्रीलंका में 2 जातीय समूह रहते हैं। एक तो आपका रहते हैं सिंहली, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पाए जाते हैं। और वही माइनॉरिटीज़ में जो आप श्रीलंका वाला हिस्सा देखेंगे ना, तो श्रीलंका का एक हिस्सा ऐसा है जो कि जो तटीय इलाके हैं, जो कोने कोने वाले इलाके हैं, मैप में आपको देख के समझ आ रहा होगा, तो उसमें जो रहते हैं वो तमिलियंस रहते हैं। अब जो तमिलियंस हैं उनको कौन लाया? उनको ब्रिटिशर्स लेकर गए। तो 1948 में जब आपका श्रीलंका आज़ाद हुआ, आज़ाद किसने करा भाई? ब्रिटिशर्स ने ही आज़ाद किया। तो जब ब्रिटिशर्स का राज इंडिया और श्रीलंका दोनों पर था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि तमिलनाडु की तरफ से, फिर भारत की तरफ से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे श्रीलंका में चाय के बागानों में काम करने के लिए लेकर के आए। अब जब काम करने को लेकर के आए भारत के लोगों को, तो वो जो लोग थे यहाँ पे जब काम करने लग गए तो वो यहीं बस गए। नॉर्मल सी बात है। तो श्रीलंका के लोगों को इसी बात की आपत्ति है कि भाई ये जो है वो हमारे देश के नहीं है और इनको निकाल देना चाहिए, है ना। अब निकाल देना चाहिए, इसी को लेकर के विवाद स्टार्ट हो गया भाई कि जो सिंहली हैं वो चाहते हैं कि भाई तमिलों को कुछ भी ना मिले, और इसको लेकर के ही यहाँ पर जातीय संघर्ष देखा जाता है। अब ये जातीय संघर्ष भी आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखिए होता क्या है कहानी। तो 1948 में श्रीलंका हो गया भाई आपका आज़ाद, यानी कि श्रीलंका बिकेम फ्री बट ट्रबल सून फॉलोड। अब हुआ क्या ट्रबल भाई? तो जब श्रीलंका आज़ाद हो गया और श्रीलंका में मैंने क्या बताया कि मेजोरिटी में कौन है? तो मेजोरिटी में भाई सिंहली हैं। अब सिंहली जब मेजोरिटी में है तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी नेता बनेंगे, जो भी राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कौन सी जाति के बनेंगे? सिंहली के बनेंगे। तो सिंहलियों की सरकार बनती है देश में, और उन्होंने एक एक्ट ला दिया 1956 में जिसका नाम था सिंहाला ओनली एक्ट। सिंहाला ओनली एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि एक ही भाषा को एक तरीके से अलाउ किया गया जो कि सिंहलियों की भाषा थी, और तमिल को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया, यानी कि जो तमिल कम्युनिटी थी उनको इग्नोर किया गया। नॉर्मल सी बात है भाई कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सिंहलियों को लगता है कि तमिल्स बाहर के हैं, तो वो क्या करेंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ऐसा ही करेंगे। और 1972 में एक संविधान आता है जिसमें क्या होता है, जो सिंहलियों का धर्म है वो क्या है, बुद्धिस्ट धर्म है, उसको उन्होंने स्पेशल स्टेटस दे दिया। और इसकी वजह से जो तमिल्स है उनको और बुरा लगा। पहले तो उनकी भाषा नहीं मानी, अब उनके धर्म को दरकिनार कर दिया गया। यानी कि बुद्धिज्म कौन फॉलो करता है? सिंहली फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बुद्धिज्म को एक तरीके से स्पेशल स्टेटस दे दिया। साथ में ही क्या किया कि जो भी नौकरी वगैरह थी, जो भी राइट्स वगैरह थे, जैसे कि मान लीजिए नौकरी हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, उसमें जो तमिल्स थे उनको अलाउ ही नहीं किया गया। जो भी सरकारी नौकरी उसमें भी अलाउ नहीं किया। तो नॉर्मल सी बात है, देश में जो हिंसा है वो भड़केगी। तो 1983 में क्या होता है, जो ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है, एंटी तमिल राइट्स स्टार्ट्स होते हैं और हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो सिंहली के भी हैं, जो तमिल्स के भी हैं, वो मारे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिविल वॉर हो जाती है स्टार्ट। 1980 से लेकर के 2000 का जो एक तरीके से 20 साल का जो समय होता है, इसमें 2 ग्रुप लड़ते हैं, लिट्टे और जो सिंहली की गवर्नमेंट होती है वो। अब लिट्टे क्या है भाई? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। तो लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम क्या है? एक आपका समूह है जो कि एक बहुत ही ताकतवर समूह था, यानी कि एक आतंकवादी समूह भी आप कह सकते हैं।
आक्रामक समूह भी आप कह सकते हैं। आतंकवादी तो श्रीलंका की गवर्नमेंट कहती है, लेकिन जो तमिलियंस है वो इनको आतंकवादी थोड़ी कहेंगे, क्योंकि लिट्टे ने कहा था कि भाई मैं आपको एक राष्ट्र बना करके दूंगा, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। तमिल इलम का मतलब क्या है? तमिल राष्ट्र चाहिए। तो तमिलों की तरफ से जो ग्रुप लड़ रहा था उसको लिट्टे कहा जाता है, और इसका जो हेड था वो कौन था भाई? प्रभाकरण था। प्रभाकरण जो था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, उसके पास खुद की नेवी थी, आर्मी थी, और इसकी सेना में बहुत सारे बच्चे भी हुआ करते थे। बच्चे ये जानबूझ के रखता था कि भाई जब मिलिट्री आएगी मेरे को मारने, गवर्नमेंट वगैरह, तो हम बच्चे आगे कर देंगे तो बच्चों को मारेगी नहीं। तो बहुत सारे जो चाइल्ड सोल्जर्स थे वो भी इनके में हुआ करते थे, इन पर बहुत ही बढ़िया हथियार भी वगैरह हुआ करते थे। किसके पास? लिट्टे के पास में। और 20 साल तक इनके बीच में बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से संघर्ष चल रहा होता है, और बड़े स्तर पर लास्ट के जो समय आते हैं उसमें थोड़े बहुत तमिलियंस भी ढीले पड़ जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि लिट्टे ने क्या किया भाई, जो राष्ट्रपति वगैरह हैं श्रीलंका के, जो नेता वगैरह, उन सबको मार दिया। और 26 सालों बाद क्या हुआ, फाइनली यहाँ पर जो प्रभाकरण था वो मारा गया। यानी कि 2009 में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया गया, आंदोलन नहीं ऑपरेशन चलाया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा, और उसने प्रभाकरण को ढूंढा और प्रभाकरण को मार दिया। तो 2009 में लिट्टे की कहानी इस तरीके से समाप्त हुई, जो सिंहलियों और तमिलों के बीच लड़ाई चल रही थी। और इस समय से थोड़ा माना जाता है कि यहाँ पर शांति वापस आई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखा ही जाता है। लेकिन फिर भी जो स्थिति पहले हुआ करती थी वो स्थिति अभी नहीं है, और वो जो देश है श्रीलंका वो काफ़ी बड़े तरीके से भी चल रहा है। तो ये थी भाई हमारी श्रीलंका की कहानी, जो कि 48 से शुरू हुई और 2009 पे जाकर के यहाँ पर भी इनकी भी जो स्टोरी थी उसमें भी थोड़ा सा एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिला। तो ये हो गया भाई श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका भी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कहानी शुरू क्यों हुई और ख़त्म कैसे हुई। और एक और बात, जो आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो भी इसी चक्कर में मारे गए थे। भारत की तरफ से 1980 के आसपास में ही भारत ने अपनी तरफ से सेना भी भेजी थी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। सेना का काम लड़ना नहीं था, सेना का काम एक तरीके से पीसफुल आर्मी थी, नॉर्मल सी बात है। इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, IPKF कहा जाता है, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था। लेकिन लिट्टे को ऐसा लगा ना कि ये जो आर्मी आई है भारत की तरफ से वो हमें मारने के लिए आई है, ठीक है। तो भारत की सेना भी उसमें फंस गई, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि प्रभाकरण दिल्ली भी आया हुआ था राजीव गांधी से बातचीत करने के लिए। तो राजीव गांधी को बहुत सारे नेताओं ने कहा भी था कि भाई ये हमारे पास आ रखा है, इसको गिरफ्तार कर लो, नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन राजीव गांधी ने गिरफ्तार नहीं किया। कारण यही था कि भाई जिस तरीके से उनको बुलाया गया था, भाई इससे तो भरोसा टूट जाएगा कि मैंने बातचीत के लिए बुलाया और तुमको मैंने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन बाद में लिट्टे के समर्थकों ने ही ऐसा लगा कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी एक तरीके से हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो लिट्टे के समर्थकों ने ही तमिलनाडु में एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर बनकर एक महिला ने उनको माला पहनाई और वहाँ पर वो बम फटा और राजीव गांधी की यहाँ पर डेथ हो गई। तो लिट्टे से जुड़ा हुआ ही कारण था। तो श्रीलंका वाला जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो भारत का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। ओके, तो इस तरीके से श्रीलंका की भी कहानी खत्म। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, तो देखिए भाई साउथ एशिया जो आप कंट्री देख रहे हैं, साउथ एशिया की जो भी कंट्री, तो इंडिया पाकिस्तान इसमें मेजर जो कंट्री है वो देखी जाती है। इन दोनों देशों में बहुत बड़े स्तर पर डिस्प्यूट देखा जाता है। अभी के समय पर आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता ही होगा, जो अभी चल रहा था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर चली। ऐसे ही करके शुरुआत से ही क्या है कि 47 में, 65 में, 71 में बहुत बड़े बड़े स्तर पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर चलता रहता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो दोनों देशों के बीच में कश्मीर का है, साथ में टेररिज्म का है। लेकिन फिर भी ये जो देश हैं लड़ते ही रहते हैं, दोनों के दोनों। पाकिस्तान की तरफ से भी होती है दिक्कतें, उसको लेकर के भारत इसका जवाब देता है। अगर बात करूं करंट स्टेटस की, तो भाई अभी करंट स्टेटस बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से टेंस है। अभी शुरुआत की अगर बात करूं 2025 के हिसाब से भी, तो आपकी किताबों में छपा नहीं होगा। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखें कि जो ये अभी की चीज़ें चल रही होती है ना, इसको भी आप एग्जाम में लिखिए, ठीक है। तो इसके आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं कि भाई टीचर को समझ आता है कि जो बच्चा है एकदम अभी की चीज़ों से रूबरू है, अपना दिमाग लगा रहा है। तो अभी की चीज़ आप लिख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलिए अब बात करेंगे भारत और उसके नेबर्स कंट्री की। तो देखिए बांग्लादेश को लेकर के हमारे जो रिश्ते थे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ करते थे, क्योंकि बांग्लादेश को हमने ही आज़ाद कराया। लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हुए। खराब इस तरीके से हुए कि बांग्लादेश जो आपकी जो सरकार है अपने यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेशन हो उस पर ध्यान नहीं देती है। साथ में पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसके साथ में बांग्लादेश जो देश है अपने क्षेत्र का अलाउ नहीं करता है कि यहाँ से इंडियन आर्मी जा सके। जब आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो
देखेंगे कि बांग्लादेश ऊपर तक है, तो भारत चाहता है कि हम बीच में से अपनी आर्मी को लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो इसमें बांग्लादेश मना कर देता है। तो ये इनके बीच में दिक्कतें हैं। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको पता ही होगा कि वो अलग देश है, लेकिन वहाँ पर वीज़ा नहीं लगता है, तो फ्री मूवमेंट है। आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो भी आप नेपाल जा सकते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या है भाई कि चाइना के साथ इसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं नेपाल की, इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। श्रीलंका की अगर बात करूँ तो श्रीलंका और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो शुरुआत से ही बहुत बढ़िया रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में श्रीलंका की हमने हेल्प करी है, श्रीलंका भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। बस वही है एथनिक इशू श्रीलंकन्स और सिंहली और तमिल्स को लेकर के, और साथ में जो राजीव गांधी वाली मैंने घटना बताई तो वो लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। भूटान और मालदीव्स की अगर मैं बात करूँ तो भूटान से भी भारत के संबंध बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है भाई कि इनका जो संबंध है भूटान का और मालदीव का, इनका जो टाई है वो चाइना से बढ़ रहा है और चाइना हमारा दुश्मन है, तो इसको लेकर के ही थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें देखने को मिलती रहती हैं। ओके, मालदीव को लेकर के थोड़ी सी कहानी है कि मालदीव जो आपका है वो 1968 में जाकर के एक तरीके से यहाँ पर 1968 तक ये सल्तनत हुआ करता था। बाद में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, तो 1968 के बाद से यहाँ पर सल्तनत को हटाया गया, यानी कि जो सुल्तानों का राज था वो हटाया गया और यहाँ पर डेमोक्रेसी आई। और यहाँ पर एक पार्टी थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है, यानी कि यहाँ की सरकार में। तो ये हो जाएगा भाई इंडिया एंड इट्स नेबर की कहानी। ओके, चलिए अब बात करते हैं पीस कॉपरेशन इन साउथ एशिया की। तो देखिए साउथ एशिया में पीस कॉपरेशन की मैं बात करूं तो साउथ एशिया को लेकर के एक संगठन बनाया गया है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जो कि 1985 में बनाया गया था। और काम इसका ये था कि भाई जो भी ये जो रीजनल इलाका है जिसमें ये सब देश आ रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी है इसमें इसका हिस्सा, इनके बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह बढ़ाया जाए, आपस में दोस्ती वगैरह को बढ़ाया जाए, तो पीस कॉपरेशन ये हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान को लेकर के दोनों देशों को हमेशा ऐसा कहा जाता है कि भाई मिल बैठ करके जो भी दिक्कतें हैं दोनों देशों के बीच में उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। साथ में जो दोनों जो पूरा का पूरा जो आप ये क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है, कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सभी देश मिलकर काम करते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर काम करते हैं, ट्रेड को लेकर के आपस में एक तरीके से सहायता करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल पावर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो चाइना है, जो US है, वो यहाँ के क्षेत्रों में एक तरीके से पीस एफर्ट लाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी चाइना जो है यहाँ पर थोड़ा खेल जाता है, जिसकी वजह से पीस एफर्ट थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है पीस कॉपरेशन इन साउथ एशिया। ओके, तो चलिए ये चैप्टर जो है हमारा वो इतना ही था, और आशा करता हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ आया होगा। आशा क्या करना है, मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया है। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत अगर रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ में ही अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस चैप्टर से जुड़े हुए तो आप मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं amreshacademy.in को, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू सून।